संतोष पासवान के पास भी एक सवाल है, वो भी बीएससी के ऊपर और सीडीएसएल के ऊपर। चलो बीएससी तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं 2 बारी, लेकिन सीडीएसएल मैम कैसा दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल के चार्ट्स भी ठीक लग रहे हैं। एक बार 1830 का लेवल क्रॉस किया तो अच्छा तेज हो जाएगा, उसके बाद 1960 के लेवल्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। अच्छा लगता है, काउंटर होल्ड करने की सलाह है 1830 के ऊपर 1960 के दूसरे टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन 1660 का रहेगा। हम्म, तो 1830 के टारगेट और 1600 रुपए की रेंज में कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहां पर लॉन्ग साइड पोजीशन अपनी सीडीएसएल के अंदर बनाकर रख सकते हैं। ये एक राय आपको दी गई है। इन्फी बीम से निकलने की बात पूछ रहे हैं तोमर साहब। ये इन्फी बीम में इन्वेस्टेड है शायद, और ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें निकल जाएं या फिर बने रहें। जी बिल्कुल। इन्फीबीम की बात करें तो यहाँ पे हमने जिस तरह का मोमेंटम कल देखा था मार्केट्स में, और थोड़ा सा वीक था। यहाँ पे कितने लेवल पे इन्होंने खरीदारी की मैम है कुछ मुझे भी फिर से डिटेल नहीं है, कुछ भी डिटेल नहीं है। उस केस में थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि ये पता नहीं कितने लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। पर ये काउंटर अभी ओवरऑल वीक लग रहा है, जिसमें कि पहला टारगेट 16 रुपए और दूसरा टारगेट 15.5 का हमें ये दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा लेवल, टारगेट नहीं, दूसरा लेवल 15.5। तो ये वीक लगता है काउंटर, और नीचे में ये कुछ लेवल्स दिए गए हैं जहां तक जाने की ये ट्राई कर सकते हैं। मैम 2-3 नाम और देखिए। एक सवाल आया है नीतू त्यागी जी का, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ में मिला है, क्या किया जाए इसमें? जी बिल्कुल। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की बात करें तो ये स्टॉक अभी ऑफलेट थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ एक मोमेंटम बनना चालू हुआ है। तो उसी तर्ज पे अभी मैं यहाँ पे सिर्फ होल्ड करने की सलाह दूंगी इस काउंटर को। तो ठीक नॉर्दर्न है। आर्क कैपिटल में अभी तो होल्ड करना है। और इसमें टारगेट्स क्योंकि अभी मोमेंटम में आना चालू हुआ है, मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी कर रहा है 245 के आसपास ये चल रहा है, 260 तक के लेवल्स ये हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड कर लीजिए 260 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 230 का है। 230 के टारगेट्स आप यहाँ पर इमीडिएटली देख सकते हैं, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। एक मीतिका स्वरूप जी का भी सवाल आया है। इनके पास 419 रुपए के दाम पर इन्होंने कोल इंडिया में खरीदारी कर रखी है। क्या करा जाए? अब ये इसके अंदर ही बनी रहें या यहाँ से शिफ्ट करके किसी और में चले जाए? नहीं, होल्ड करना है। ये काउंटर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये कंसोलिडेट होने के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट दे दिया तो बढ़िया तेज हो जाएगा। तो इतना मौका और इतना चांस तो हमें इस काउंटर को देना ही पड़ेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन 365 का रहेगा। एक बार 415 420 के लेवल्स क्रॉस करना जरूरी है। उसके ऊपर कोल इंडिया निकलता है मोटा मोटी 420-25 के ऊपर, तो फिर वापस तेज होके 455 तक जाता है। तो 455 तक के लेवल आ सकते हैं। वैसे मैम ये कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है कंपनी खराब है, ये बस इट्स सही जस्ट अ बात। मैटर ऑफ टाइम, जिसके हिसाब से आप नज़र रखो। एक एक बात बताओ आस्था मैम, बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं इनमें बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, जैसे कि टाटा मोटर हुआ, जैसे कि गेल हुआ, जैसे कि कोल इंडिया हुआ, जियो फाइनेंस हुआ, रिलायंस हुआ, एशियन हुआ। तो इस तरह की कंपनियां, जो कंपनियां अच्छी हैं, जिनकी पुरानी हिस्ट्री है, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से लिस्टेड है कंपनियां, और धीरे धीरे चल रही हैं, ये नीचे आ जाती हैं, लोग पैनिक में आ जाते हैं, क्या करें क्या करें। तो इस तरह के सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, ये सब कंपनीज में एक चीज पक्की है कि जो ब्लू चिप काउंटर्स रहते हैं ये मोर और लेस चलते हैं। मे बी कभी कुछ समय के लिए नहीं चलेंगे, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे जिसमें साल 2 साल, उससे ज्यादा तो थोड़ा कहना कठिन रहता है, तो ये चल ही जाते हैं। इसलिए ज्यादातर हम ऐसे स्टॉक्स में होल्ड ही करवाते हैं, प्रोवाइडेड कि कोई ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं हो जो कि उसके फंडामेंटल्स को लेके कुछ चिंता क्रिएट करे। तो जहां तक फंडामेंटल्स में अगर कोई कंसर्न का हमें मैटर नहीं लगता, तो डेफिनेटली ये जो ब्लू चिप काउंटर्स रहते हैं ये हमारे लिए होल्ड के ही कैंडिडेट होते हैं एट एनी लेवल। एक चीज मतलब आपने, क्योंकि ब्लू चिप और होल्ड वाले नाम लिया, तो 2 स्टॉक के नाम लेता हूं, जरा आप इनको देखो कैसे दिख रहे हैं। एक है एशियन जी। पेंट्स और दूसरा है टीसीएस। ये दोनों ही नहीं चल रहे हैं और दोनों ही वहीं खड़े हुए हैं, क्या किया जाए इनमें? अभी देखिए, इसमें अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो एशियन पेंट में competitive इंटेंसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो इसको आगे बढ़ने नहीं देता।
ठीक है। क्योंकि जिसने कि और हमने ऑफलेट देखा भी था कि रूरल डिमांड भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अर्बन डिमांड भी अभी देखने आने वाले क्वार्टर्स में लग रहा है, लेकिन कंपेटिटिव इंटेंसिटी को फेस कैसे करेगा ये काउंटर, ये जरूर देखने की बात है, और उसी वजह से हमने इसमें एक वीकनेस देखी। तो यही मैं बात कर रही हूँ कि अगर फंडामेंटल्स में सब कुछ ठीक ठाक हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी काउंटर चलता है, पर अगर फंडामेंटल में कुछ एक वीकनेस आ जाती है तो फिर उस काउंटर में डिसीजन एक अलग नजरिए से लिया जाता है। अभी इसमें होल्ड ही करने की सलाह है। एशियन पेंट्स में 2341 के आसपास चल रहा है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 2200 का रहेगा। और टारगेट इसमें जो हम रख सकते हैं वो आराम से ये मोर और लेस वापस तेज होके 2500 तक, 2550 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और मैम टीसीएस? जी, अभी टीसीएस में देखिए, इसमें जो मुझे लगता है कि सेक्टर का इशू ज्यादा है रादर देन स्टॉक स्पेसिफिक इशू। तो वो सेक्टर क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, डायरेक्ट रिलेटेड टू यूएस इकोनॉमी वाला सेक्टर है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से होता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे तो ये काउंटर भी पॉजिटिव लगता है। टीसीएस में एक डिस्क्लेमर के साथ कि हमारे पीएमएस में ये काउंटर होल्डिंग में हो सकता है। अभी मैं इसमें बने रहने की ही सलाह दूंगी। 3431 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 3350 का, और मैम टारगेट ये इसमें जो रहेगा वो 3630 का रहेगा। जी तो ये तरह के नाम तो आप पीएमएस में हमेशा ही विद डिस्क्लेमर चलोगे, क्योंकि ये तो पीएमएस का हिस्सा रहना ही चाहिए आइडियली। जी, पर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ब्लू चिप होने के बाद भी पीएमएस का हिस्सा नहीं बन पाते, इसलिए जब भी कोई भी स्टॉक बनता है हमें डिस्क्लेमर देना जरूरी रहता है। हाँ मैम, ये तो इस समय डिस्क्लेमर तो मतलब आप क्या, मुझे बहुत सारे एनालिस्ट के फ़ोन आ रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन सेबी ने क्रिएट की है आरए के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ गया है, हर दूसरी चीज़ के लिए उन्हें एक डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, तो ये तो अपने आप में एक इस समय सिचुएशन बनी हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स 841 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीद रखा है और पीएनबी हाउसिंग 1121 के दाम पर खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? टाटा मोटर्स में बिल्कुल बने रहिए। 841 थोड़ी ऊंची लेवल पे खरीदारी है, बट फिर भी मैंने होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें पोजीशन पे, जो कि 605 का आ रहा है। अभी थोड़ा सा डीप लगता है स्टॉप लॉस, और डीप इसलिए क्योंकि ये काउंटर ऐसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। छोटा स्टॉप लॉस दिया तो कभी भी मार्केट की कोई भी वॉलेटाइल मूव में हिट होने के चांसेस रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये काउंटर में बने रहें रादर देन निकलने के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो 605 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। इसमें जो इनिशियल टारगेट सेट किया जा सकता है वो 800 तक, 800 से 810 के रहेंगे। तो 800 से 810 के टारगेट यहाँ रहेंगे। मैम इसमें पीएनबी हाउसिंग में? पीएनबी हाउसिंग काफी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट हमारा आज इसमें बाइंग कॉल भी गया है। तो पीएनबी हाउसिंग हमें अच्छा लगता है ये काउंटर, और बिल्कुल इस काउंटर में जो हम लेवल्स अभी सजेस्ट कर रहे हैं वो 1180 से 1190 के हैं। तो तेजी में है ये काउंटर, होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 1074 का। 1074 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं पीएनबी हाउसिंग के संदर्भ में। ये राय दी गई है दोनों स्टॉक्स को लेकर। इसके अलावा एक सवाल आया है प्रतीक बिस्वास साहब का, ये हमारे मेंबर हैं, ये कजारिया टाइल्स पर एक सवाल पूछ रहे हैं। 840 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या इसमें बने रहें या प्रॉफिट्स बुक कर लें? जी, बिल्कुल कजरिया टाइल्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने लेवल पे खरीदारी की है, एक बार फिर से मैम जानना इन्होंने चाहूंगा। खरीदारी कर रखी कजारिया टाइल्स में 840 रुपये के दाम पे। 840 पे ना, बिल्कुल ये अच्छा तेजी का ही मोमेंटम दिखा रहा है, इनको तो फायदा भी हो रहा है। होल्ड कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें स्टॉप लॉस काफी अच्छा लेवल आ रहा है, एक 990 का। अभी हम देखें तो ये एक ऐसा काउंटर है जो कि एक महीने से 990 के नीचे नहीं गया है, वहां पे एक अच्छा बेस फॉर्म कर चुका है। इसीलिए 990 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। और टारगेट अब इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन 1230 से 35 का रहेगा। तो आपको एक कजारिया सेरामिक्स को लेकर राय दी गई, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। एक और सवाल है रोशन साहू साहब का, ये भी मेंबर है और ये आपके प्रशंसक भी हैं मैम। पहले तो ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन्होंने ले रखा है 508 रुपये के दाम पे, और आईओसी के शेयर भी ले रखे हैं 142 रुपये के दाम पे। आईओसी में आपने जहाँ पर रिसेंटली स्टॉप लॉस दिया उसी के आसपास ही नहीं खरीदारी है, क्या किया जाए इन दोनों में? बिल्कुल, आईओसी में तो हमारा स्टांस सेम है, होल्ड करना है। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी होल्ड करना है। 519 के आसपास चल रहा है,
स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, जो कि तकरीबन 470 के जोन में आ रहा है। 470 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है इस काउंटर को। और अब इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो 575 से 580 के रहे। हम्म। तो आपको और मैम जीएसडब्ल्यू पे तो आपने राय दिया, और जीएसडब्ल्यू एनर्जी पे, जी, सॉरी आईओसी पे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे ही राय आईओसी दी पे। है। आईओसी पे अगर बात करें तो वही राय बरकरार रहेगी, होल्ड ही करना है इस काउंटर को भी। 147 के आसपास चल रहा है और इसमें जो तैयारी हो रही है वो नेक्स्ट मेरे हिसाब से 160 से 170 की हो रही है। 160 170 की तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो दोनों को लेकर आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। एक और सवाल आया है मैम बजाज फिनसर्व को लेकर, उन्होंने लेवल नहीं लिखा लेकिन क्या व्यू है आपका ये पूछा है, तो आप क्या व्यू रखते हो उस पर? जी, यहाँ पे बजाज फिनसर्व की यहाँ पे बात की है। ये काउंटर मुझे काफी पसंद आ रहा है और अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल्स जिसकी तैयारी हो सकती है 2037 के आसपास ये चल रहा है, 2090 से 2135 तक। तो 2090 2135 इन लेवल्स के आसपास ये शायद जाता हुआ दिखाई पड़े, तो उस हिसाब से भी आप इसे देखिएगा। जीएसएफसी कमलेश जी का एक सवाल आया है, 220 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या किया जाए इसमें? जी, जीएसएफसी की बात करें तो यहाँ पे 220 के दाम पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। अभी तो होल्ड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये बार बार फेस करता है, वो है तकरीबन 190 का। 190 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस होता है। अगर वो लेवल क्रॉस हो गया, माफ कीजिए, इसमें रेसिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट है 190 का। तो 190 का सपोर्ट जिसे कि हम स्टॉप लॉस बोलेंगे, वो ये आपको रखना है और रेसिस्टेंस इसमें 220 का रहेगा। तो 190 का क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लगातार 2 हफ्तों का लो है, उसी का स्टॉप लॉस बनाइए। 220 का एक रेसिस्टेंस पार हुआ तो फिर ये 230 240 तक जाने की कोशिश करेगा। तो 230 240 के लक्ष्य के लिए 190 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। मैम ललित साहब बोल रहे हैं कि आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होती है, लेकिन उनका सवाल भी आगे कि वो टाटा टेक क्या 1400 रुपये आएगा, आप क्या प्रेडिक्ट करते हो? देखिए सुमित जी, मैं एक चीज बोलती हूँ, 100% राइट कोई भी नहीं होता। तो एग्री मेरी मैम। भी प्रिडिक्शन पूरी 100% राइट नहीं होती, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। तो फिर भी हम सब जितने भी एनालिस्ट आते हैं, इनफैक्ट सब यहाँ पे यही ट्राई करते हैं कि पूरी कोशिश करें। और धन्यवाद, आपने इतनी हौसला हमारी अफजाई करी यहाँ पे। लेकिन ये मैं जरूर मानती हूँ कि 100% कोई भी इस मार्केट में राइट नहीं होता। दूसरी तरफ टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1400 कब तक जाएगा ये सवाल था इनका, पहले मैं बता देती हूँ। अगर होल्ड करेंगे तो क्या स्टॉप लॉस के साथ करेंगे? इसमें होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 670 का। पहला टारगेट इसमें 800 का है। अगर 800 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर 900, और अभी इमीडिएटली तो मुझे 970 तक, बस वहां तक के लेवल्स दिखते हैं, यहाँ से 200 रुपए ऊपर। तो 1400 को आने में काफी टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से 1400 को आने में आप कम से कम मानिए तो कुछ महीने लग जाएंगे। तो उस हिसाब से ही अपनी पोजीशन में पेशेंटली इसको होल्ड करें, कुछ महीनों के हिसाब से। मैम इनफैक्ट ये तो डबल का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, आप खुद ही देखो 700 रुपये का शेयर है, 1400 रुपये जी, जाने की बातचीत कर रहे हैं, वो भी उस शेयर में जिसके जो एक बारी पहले 1400 छूकर आया है हायर लेवल से। सो ये कुछ महीने कुछ साल पता नहीं, 1400 तो आ जाएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन कब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लान कीजिएगा उस हिसाब से चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और मैम एक सवाल आया है सुजलॉन पे, हनीश साहब का एक सवाल है कि क्या ये नई खरीदारी कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग के लिए? जी, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए नई खरीदारी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, आज तो काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। 65 के ऊपर के क्लोज मिलने का मतलब है कि ये तेज हो चुका है। पहला लेवल 69, दूसरा लेवल 72। तो बिल्कुल इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और खरीदारी के लेवल भी मैं बताऊं अगर, तो वो 65 तक करिएगा, थोड़ा सा और नीचे आने पे 65 तक पे खरीदारी करनी है। जो टारगेट दिए गए हैं 72 तक के वहां के लिए। और स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 61 का रहेगा। 61 का स्टॉप लॉस, 72 और उसके बाद 75 तक के टारगेट्स के लिए। मनी नाइन लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी नाइन प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी नाइन प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं,
और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।